बस मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का कारण मुसलमान नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण मुसलमान नहीं था। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी उसका कारण भी मुसलमान नहीं होगा। हिरोशिमा पर ठीक है अमेरिका ने एटम बम गिराया, हिरोशिमा की आग का चैप्टर सबने पढ़ा। आज तक जापान में बच्चे जो है अपंग पैदा होते हैं, उसका कारण मुसलमान नहीं था। रशिया यूक्रेन का युद्ध था, उसका कारण मुसलमान नहीं था। दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए, उसका कारण मुसलमान नहीं था। तो दुनिया में इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, जब उसमें मुस्लिम रिलीजन और इस्लाम रिलीजन नहीं है, तो इंडिया में ये देख के क्यों डराया जा रहा है कि इस्लाम बढ़ जाएगा या मुस्लिम बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो बढ़ नहीं रहे, ठीक, और अगर बढ़ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये इस्लामोफोबिया है। ठीक है। सर ये बताएंगे, आप हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं देश की राजनीति को लेकर और विशेष मुद्दों को लेकर, तो इसमें क्या कारण है आपका, क्या मकसद है आपका? मकसद क्या है? मकसद तो सीधी सी बात है, अगर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है पॉलिटिक्स में, तो भाई वो अपनी राय दे सकता है। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम ये है कि जब आप पैदा होते हैं तब आपका संबंध देश की राजनीति से जुड़ जाता है। आपने जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में तो सुना ही होगा, ये भी राजनीति का विषय है। जेंडर के बारे में सुना है ना आपने, ये भी राजनीति का विषय है। जिस वक्त आप पैदा होते हो कि आप में 1 सेकंड में प्रति सेकंड देश में इतने बच्चे पैदा होते हैं, देश की पॉपुलेशन, ये सब पॉलिटिकल विषय है। आपका नाम गवर्नमेंट के खाते में कंक्लूडेड है, ठीक है, आप गवर्नमेंट के किस काम हो गए पहले से प्लानिंग चल रही है कि देश की पॉपुलेशन को कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है लिंग अनुपात वाला, ठीक है, जेंडर रेशो को लेकर कि भाई इतने लड़कों पर इतने लड़के, तो हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होते हैं। और राजनीति में अच्छे लोगों की राय ना देना या अच्छे लोगों का ना आना ही इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में खराब लोग राजनीति में। आज हमारे देश में 70-80 साल से ऊपर के बूढ़े लोग देश के 35 साल 30 साल 25 साल लोगों का करियर डिसाइड कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य तो है। देश में 80 साल का व्यक्ति डिसाइड करेगा कि 18 साल के बच्चे को क्या करना है। इस देश में कब 18 साल 25 साल 30 साल 35 साल, ठीक है, 40 साल तक के लोग राजनीति में आएंगे? क्यों एजेड लोगों को ही लोग पॉपुलैरिटी देते हैं? क्यों एजेड ही व्यक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री बनता है? क्यों हमारे देश को यंग प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता? इसकी वजह है देश में यूथ का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट न लेना। इसके लिए हम अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि सन 2012 का जो जनलोकपाल बिल था, उस आंदोलन के बाद देश के लोगों ने पॉलिटिक्स में सोचना चालू किया। लेकिन इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी ने देश को नकारात्मक राजनीति की तरफ जरूर बढ़ाया। 2012 से लोगों ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चालू किया, और 2012 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, लोगों ने पॉलिटिक्स में नेगेटिव सोचना चालू किया। आज देश के मुद्दे ये नहीं है कि रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, लोग स्कूल कॉलेजेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, करप्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के बारे में। ये देश का दुर्भाग्य है कि वो पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ये पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये पॉपुलेशन कम है, वो बढ़ गई तो ये हो जाएगा, ये बढ़ गई तो वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं हमारे देश में। हमारे देश में इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यू जनरेशन के लिए एजुकेशन, और उस एजुकेशन के बाद उनका रोज़गार। जिस स्ट्रीम में, जिस फील्ड में वो एजुकेट हो रहे हैं, उस फील्ड में उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। ये देश के बेसिक मुद्दे हैं। लेकिन देश में पॉलिटिकल मुद्दों पे कोई सोच नहीं रहा। मैं अपनी राय रखता हूँ देश की पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ। मैं चाहता हूँ इस देश में पॉलिटिक्स के बारे में तो सोचा जाए, मगर सकारात्मक पॉलिटिक्स, सकारात्मक राजनीति के बारे में सोचा जाए। वो राजनीति ना हो जिस राजनीति में एक पक्ष का फ़ायदा हो और दूसरे पक्ष का नुकसान हो। मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति में ऐसा सिस्टम बने कि दोनों पक्षों का फ़ायदा हो, ऐसे निर्णय लिए जाएँ जिसमें दोनों पक्ष सहमत हों। देश में एक अलग माहौल चल पड़ा है, हालांकि उस माहौल में काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है। आप देख रहे हो बीजेपी की जो सीटें कम हुई है, इससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंज तो आया है और आगे भी आएगा। सर ऐसा है, आप, मैंने काफ़ी स्पीच देखी है आपकी, उसमें आप एक पार्टी विशेष के लिए, एक धर्म विशेष के लिए ये बोलते हैं आप, क्या है कारण ये? देखिए, पार्टी विशेष के लिए नहीं बोलता मैं, पार्टी विशेष के विरोध के लिए बोलता हूँ। और उस पार्टी विशेष के विरोध के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक धर्म विशेष का विरोध कर रही है। देश में इस्लामोफोबिया को बढ़ाने वाली पार्टी है भाजपा। देश में इस्लामोफोबिया को, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ गई वहाँ के लोग तरफ है, उस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, उस देश में झगड़े लगे हुए हैं, कत्लेआम मच गया, ये हो गया वो हो गया। बस मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का कारण मुसलमान नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण मुसलमान नहीं था। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी उसका कारण भी मुसलमान नहीं होगा। हिरोशिमा पर, ठीक है, अमेरिका ने एटम बम गिराया, हिरोशिमा की आग का चैप्टर सबने पढ़ा। आज तक जापान में बच्चे जो है अपंग पैदा होते हैं, उसका कारण मुसलमान नहीं था। रशिया यूक्रेन का युद्ध था, उसका कारण मुसलमान नहीं था। दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए, उसका कारण मुसलमान नहीं था। तो दुनिया में इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, जब उसमें मुस्लिम रिलीजन और इस्लाम रिलीजन नहीं है, तो इंडिया में ये देख के क्यों डराया जा रहा है कि इस्लाम बढ़ जाएगा या मुस्लिम बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो बढ़ नहीं रहे, ठीक, और अगर बढ़ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये इस्लामोफोबिया है, ठीक है। ये गलतफहमी डाली जाती है नेताओं द्वारा ताकि वो अपना वोट बैंक बना सकें, जबकि इसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। और ये भी दुर्भाग्य है देश में कि देश में ये कहते हैं पॉपुलेशन क्राइसिस आ रहा है। आज़ादी के वक्त जो पॉपुलेशन लगभग मेजर की जाती है वो 30-35 करोड़ के आसपास बताई जाती है, और आज की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो पॉपुलेशन, जो कौम जो है 2 बच्चे पैदा करती है, उनकी आबादी आज देश में 97 करोड़ है, और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनकी आबादी देश में लगभग 25 करोड़ है। तो एक बार बताओ, अगर धर्म मैटर करता, रिलीजन मैटर करता,
तो वो उन लोगों की संख्या जिनके यहाँ 2 ही बच्चे पैदा करने का प्रावधान है, उनकी संख्या 97 करोड़ क्यों है? और जिनमें 5-5 बच्चे पैदा करने की है उनमें 25 करोड़ क्यों है? क्योंकि ये रिलीजन मैटर नहीं करता, इसमें धर्म का कोई मैटर नहीं कि किसी के बच्चे 2 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं। इसमें मैटर है असाक्षरता का, शिक्षा की कमी का। सन 1991 और 90 के दशक से पहले, 2000 के दशक से पहले लोगों में एजुकेशन नहीं थी, लोग शिक्षित नहीं थे, तो लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते थे ज़्यादा। मेरे खुद जानने वाले हैं वर्मा जी, उनके 11 बच्चे थे। आज भी आप उन बच्चों को देखोगे जिन बच्चों की पैदाइश 90 के दशक में हुई या 2000 से पहले हुई, मैं गारंटी देता हूँ वो 4-5 भाई बहन होंगे। उनमें कोई भी मुश्किल से कोई एक रेयर केस निकलेगा जो 2 या 3 भाई बहन होंगे, लेकिन उससे पहले वाले सारे आपको ऐसे मिलेंगे, कोई 4 भाई थे, कोई 6 भाई थे। कोई नरेंद्र मोदी जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, ये सब अपने डेटा निकाल लें और बताएं कितने भाई बहन थे। तो पॉपुलेशन का जो क्राइसिस है ये जस्ट बिकॉज ऑफ अनएजुकेटेड लोगों की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से। आज जिन लोगों में शिक्षा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ नहीं है ज़्यादा बच्चे। तो ये शिक्षा का मैटर है, इसको किसी धर्म से जोड़ के दिखाया जा रहा है और ये देश की सरकार है और देश की राजनीति करा रही है और एक दूसरे बड़ी पॉपुलेशन को डराने की कोशिश कर रही है ताकि उससे वोट बैंक बनाया जा सके और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा सके। ये गलत है। सर, ये जो अब असेंबल्ड एनडीए की सरकार असेंबल्ड है, इसमें कुछ शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा? मैं तो ये जानता हूँ जो एनडीए की सरकार अभी बनी है ये अगले 1.5 साल के अंदर गिर जाएगी। अच्छा। अब देखो ना, बकरीद का मौका है, आप बता रहे हो, और हिंदू धर्म में गाय को खाना एकदम पाप है जी। और बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में और बिल्कुल गौ हत्या को लेकर तरह तरह के संगठन है और गौ हत्या पर रोक भी है। अगर कोई कर दे तो उस पर सजा भी है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी है। लेकिन यही बीजेपी की गवर्नमेंट है बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के सहयोग से, और बिहार के अंदर परसों बकरीद है शायद ना, परसों बकरीद है और कंपनी की जो कुर्बानी होगी 80% गायों की होगी। वहाँ जो मांस बिकता है वो गायों का बिकता है। बीजेपी की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है और इससे पहले भी पिछले साल भी नीतीश जी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी नीतीश जी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी के सहयोग से रही है। बीच में कुछ टाइम लालू जी के सहयोग से रही है, नहीं अन्यथा ज़्यादातर टाइम बीजेपी के सहयोग से रही है। जब बीजेपी के सहयोग से रही है तो वहाँ पर गाय पर रोक क्यों नहीं है और कोई भी गौरक्षा दल का वहाँ क्यों नहीं जाता है, बताओ मुझे। तो ये तो राजनीति उल्लू सीधा कर रही है ना सरकार। अगर उन्हें गाय से प्रेम होता तो इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे नहीं आ रहा होता दुनिया भर में, और बिहार जैसा राज्य वहाँ पर गौ हत्या रुक जाती, नहीं रुक रही। तो ये सब पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल एजेंडे को साधने की कोशिश है। जहाँ वोट बैंक जिसका ज़्यादा है वहाँ उस हिसाब से निर्णय ले लिए जाते हैं। तो गाय के ऊपर उत्तर प्रदेश में इतना विवाद क्यों है? नहीं, गाय के ऊपर विवाद नहीं, मेरा सवाल सीधे सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जब उत्तर प्रदेश का शासन A1 है, आप खुद कहते हो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश में आपका सख्त कानून है, जनता में कानून के प्रति विश्वास आया है, तो ये गौ हत्या हो क्यों रही है? और अगर गौ हत्या पर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उसका क्या मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं दिक्कत है। और मान लो चलो पुलिस कंट्रोल भी कर पा रही है, तो ये गौ रक्षा दल, हिंदू रक्षा दल और दूसरे संगठनों की देश में जरूरत, इस प्रदेश में जरूरत क्यों है? किसी और प्रदेश में जरूरत क्यों नहीं है? अगर वास्तव में पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है तो इतने ज़्यादा संरक्षण वाले दल क्यों बने हैं? इनकी ज़रूरत क्या है? अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है वहाँ तो इन संगठनों की जरूरत होती ही नहीं है। संगठन बनते ही इसलिए कि पुलिस काम नहीं करी, प्रेशर बनाया जा सके और पुलिस काम करे। तो ये संगठन आज एक्टिव है और यूपी में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब यही है कि यूपी की प्रशासन व्यवस्था, यूपी की शासन व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था नाकामयाब है। इसका ये तो यही मतलब है। एक सवाल हो रहा था सर, ये आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा हुई है, थप्पड़ कांड जो था, कंगना जी के जो MP हैं, चुनी गई हैं, वो उनके एक थप्पड़ मार दिया था, उस पर कुछ क्या कहेंगे? अब देखिए, वो माननीय सांसद बन चुकी हैं जी। मुझे तो वो डायलॉग याद आता है बाहुबली 2 का कि हाथ लगाने वाले का अंगूठा नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। तो आप समझ गए होंगे कि मैं तो क्या सोचता हूँ। बाकी किसी पर भी इस तरह का हमला गलत है, हमला नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। किसी की कोई भी राय हो, आप उसको लोकतांत्रिक तरीके से समझाओ। और हो सकता था अगर वो जो अफसर थी, जो भी कांस्टेबल थी CISF की, अगर वो थोड़ी और सनक जाती, उस पर पिस्टल हो सकती थी, वो पिस्टल मार सकती थी और बहुत गलत हो जाता। ये नहीं होना चाहिए भाई। आप सबसे पहले कहते हैं अपने कर्म पे ध्यान दो। तो कर्म जो है आपका वो था कि आप वहाँ एज ए ड्यूटी पे थी, तो आपको आपकी ड्यूटी प्राइम पे रखनी थी, सिखाया भी जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए था। बाकी कंगना रनौत को भी सोचना चाहिए कि कब क्या बयान देना है। अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किसी के भी खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जा सकता भाई। एक अफसर थी, ऐसे कितने लोग होंगे देश में जिनकी भावनाएं आहत की होगी कंगना रनौत ने, और कहाँ कहाँ उनको जवाब देना पड़ सकता है, कब कब देना पड़ सकता है, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए नेताओं को सोचना चाहिए कि वो अपनी जुबान को तोल मोल कर खोले। एक दोहा था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और उनको शीतल करे आप वो शीतल होए। तो ऐसी बोलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो CISF के जो जवान है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कंगना रनौत को सपोर्ट। देखिए, सपोर्ट और विरोध दोनों चलेगा, लेकिन समझने की बात है क्या सही है क्या गलत है। सही ये है कि वो जो ड्यूटी पर थी उसको अपने कर्तव्य का पालन करना था, उसको ऐसा नहीं करना था, चाहे कंगना रनौत ने कुछ भी बयान दिया हो। ये रियलिटी है। और बाद में अगर वो ऑफ ड्यूटी होती तो बाद में कुछ भी होता, वो अलग बात थी। लेकिन ऑन ड्यूटी ये नहीं था और ऑफ ड्यूटी भी ये नहीं बनता है, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है। कंगना रनौत ने अगर गलत बोला है तो आपने ठीक नहीं किया, आपने भी गलती ही करी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर जो है कानूनी तौर पर आप मुकदमा करा सकती थी, आप कोर्ट में घसीट सकती थी, आप FIR करा सकती थी अगर आपको ऐसा लगा तो। देश में कानून व्यवस्था है। सर, सपा अध्यक्ष का जो आने वाले 2027 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें उनका कहना है कि आने वाले 2027 के चुनाव में BJP का सुपड़ा साफ है यूपी से, तो उस पर क्या है आपका?
राइट। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ तो हो जाएगा, जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव देख रहे हैं। अखिलेश यादव की 33 सीटें आई हैं और एक विधानसभा में अगर अनुमानित लगाओगे तो एक विधानसभा के अंदर लगभग 4 से 5 सीटें आती हैं। ठीक, एक लोकसभा के। हाँ, और अगर पूरी विधानसभा मिलाओगे इंडिया गठबंधन के साथ जो जीती है सपा गठबंधन ने या इंडिया गठबंधन ने, वो 42 सीट 41 सीट जीती है। अब मोटा मोटा लगा लो 40 का ही 4 पंजे 20 200 सीटें हो जाती हैं और 204 पे यूपी विधानसभा में सरकार बन जाती है। 204 पे 203 2 पे बन जाती है शायद, 403 विधान है ना। तो अगर इस गणित के हिसाब से देखा जाए जो परफॉर्मेंस है लोकसभा की, तो भी सरकार सपा की बन रही है और मेरे हिसाब से इतना टाइम बीतेगा, सपा के नंबर बढ़ रहे हैं, सपा की सरकार ज़्यादा है, ज़्यादा मतों से जीतेगी।